नमस्कार, मैं पुष्पा लोधी फिर से प्रस्तुत हूँ एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र हैं, उन सभी अंग तंत्रों का नियंत्रण करने के लिए और विभिन्न अंग तंत्रों में समन्वय स्थापित करने के लिए हमारे शरीर में एक और तंत्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो ये जो नियंत्रण एवं समन्वय का काम है, ये दो तरह से होता है। या तो तंत्रिका कोशिकाओं के बने तंत्रिका तंत्र के द्वारा या फिर रासायनिक रूप से हार्मोन्स के द्वारा। तो पहले तो बात ये आती है कि नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता ही क्या है। तो इसी से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है कि किसी जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की क्या आवश्यकता है। तो किसी भी जीव की विभिन्न क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए और जीव के अनुरक्षण के लिए नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य अच्छे से चलता रहे और वह जीव जो है वो कार्यशील बना रहे, इसके लिए नियंत्रण और समन्वय का कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए, तो आप इस तरह से चित्र को ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे एक लंबा सा भाग है, जिसे हम ये जो लंबा सा भाग है, इस लंबे से भाग को हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष। तो अगर प्रश्न आता है कि तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको चित्र बनाने के साथ साथ उसमें लिखना भी पड़ेगा कि किस तरह का चित्र इसमें बनाया जाना है। तो चित्र में इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 तंत्रिकाक्ष और दूसरा कोशिकाकाय। तंत्रिकाक्ष तंत्रिका कोशिका का एक लंबा अक्ष होता है, जो आप इसमें देख रहे होंगे, और जो तंत्रिका कोशिकाकाय है वो उसका फूला हुआ भाग हो सकता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका दो भागों की बनी होती है। नंबर 1 तंत्रिकाक्ष, जो तंत्रिका कोशिका का लंबा अक्ष होता है, और दूसरा कोशिकाकाय, जो तंत्रिका कोशिका का आगे का फूला हुआ भाग होता है, जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। आप इसमें देख रहे होंगे ये जो गोलाकार बना हुआ है, ये क्या है? केंद्रक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कोशिकाकाय विभिन्न प्रकार के प्रवर्धों से इसमें से कोशिकाकाय में से विभिन्न प्रकार के प्रवर्ध जो हैं वो निकले हुए हैं। तो इन प्रवर्धों को द्रुमिका कहा जाता है, और द्रुमिका से भी प्रवर्ध निकलते हैं, उन्हें हम द्रुमिकाएं कहते हैं। इस तरह से आप उसका वर्णन भी लिख सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के कार्य लिखिए। तंत्रिका कोशिका क्या कार्य करती है उसके संबंध में तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है बाह्य वातावरण से प्राप्त उद्दीपन एवं संवेदनाओं को विद्युत आवेगों में बदलना। जो तंत्रिका कोशिका होती है वो उद्दीपन को ग्रहण करती है और उद्दीपन को ग्रहण करके उसे विद्युत आवेगों में बदलने का काम करती है। फिर दूसरा काम क्या है इसका? विद्युत आवेगों को मस्तिष्क के विभिन्न भागों में पहुंचाना। अब जैसे हमारे मस्तिष्क में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स होते हैं। सूचना जो है, जैसे आँख से आने वाली सूचना के लिए अलग पॉइंट होता है, हमारे पैर से आने वाली सूचना के लिए अलग पॉइंट होता है। मतलब कंट्रोलिंग जो पावर है हमारे मस्तिष्क में, वो अलग अलग अंग के लिए अलग अलग पॉइंट पर होता है। तो वो जो विद्युत आवेग हैं उनको मस्तिष्क के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? तंत्रिका कोशिका करती है। ठीक। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों को संबंधित अंगों तक पहुंचाना। अब जो सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंची हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होते हैं वो उसकी डिकोडिंग करते हैं और उसके अनुसार फिर आदेशों को प्रेषित करते हैं। वो प्रेषित आदेश पुनः तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ही हमारे अंगों तक पहुंचते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है
वो है शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच तंत्रिकीय समन्वय स्थापित करना। जो हमारे आंतरिक अंग हैं उसमें जो विभिन्न प्रकार के अंग भाग ले रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो उनमें तंत्रिकीय समन्वय को स्थापित करने का काम भी कौन करता है? न्यूरॉन करती है। ठीक है, तो इस तरह से आप तंत्रिका कोशिका के या न्यूरॉन के कार्य लिख सकते हैं। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाइए। तो आप इसमें देख रहे होंगे, आपके सामने एक चित्र है जिसमें एक कप बना हुआ है। कप में से भापें निकल रही हैं, मतलब वो कप कैसा है? गर्म है। तो गर्म कप को एक हाथ छू रहा है, तो गर्म कप को जैसे ही हमारा हाथ छूता है तो हमें वो कैसा लगता है? गर्म लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारी जो हाथ की त्वचा होती है वो संवेदांग के रूप में उन संवेदनाओं को ग्रहण करती है, मतलब गर्म होने की संवेदना को वो क्या करती है? ग्रहण करती है। फिर जो हमारे प्रेरक न्यूरॉन्स होते हैं, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा जो प्रेरणाएं हैं, जो हमारे संदेश हैं, वो हमारे कहाँ तक पहुँचाए जाते हैं? हमारे मेरु रज्जु तक पहुँचाए जाते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे, ये वाला यहाँ पर एक देखिए, एक एरो ऊपर की ओर है इस तरह का। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एरो कैसा है? ऊपर की ओर है, ऐसा ये ऊपर की ओर बना हुआ है, और एक एरो जो है इसमें नीचे की ओर बना हुआ है। ऊपर की ओर का एरो हमें प्रदर्शित करता है कि हमारी संवेदनाएं जो हैं वो कहाँ पहुँच रही हैं। यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है क्या? मेरु रज्जु। तो मेरु रज्जु तक सूचनाएं प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा पहुँचाई जाती हैं। मेरु रज्जु और मस्तिष्क में वो उसकी डिकोडिंग होती है। फिर उसके अनुसार जो निर्देश प्रेषित होते हैं, वो निर्देश फिर कार्यशील जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है वो प्रेरित होकर हमारी प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा वो संदेश जो है वापस हमारे इस अंग तक मतलब जौन सा अंग जो हमारे गर्म भाग को छू रहा है वहां तक पहुंचते हैं कि अब इसको हटाओ, है ना। तो ये निर्देश जो है वो हमारे इस सांस तक पहुंचते हैं, और ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें बहुत सूक्ष्म समय लगता है। बहुत कम समय में ये सारी प्रोसेस हो जाती है, कुछ सेकंड्स में। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया में चूंकि सूचनाओं का जाना और सूचनाओं का वापस आना एक चाप के रूप में काम करता है, इसलिए इसे हम प्रतिवर्ती चाप भी कहते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप पूछा जाए या प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र पूछा जाए, दोनों में ही आपको इसी को बनाना है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण पूछे जाते हैं तो आप उदाहरण में कोई भी वह त्वरित क्रिया लिख सकते हैं जिसमें हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। जैसे आपका हाथ अचानक से गर्म भाग को छू जाना, या पैर के नीचे अचानक से कांच के टुकड़े पर हमारा पैर पड़ जाना, या कांटा चुभ जाना, है ना, या कोई बॉल सामने से आ रही है तो आपका तुरंत हट जाना। ये सारी जो क्रियाएं हैं वो प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं, और इन सब का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है? मेरु रज्जु के द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जितनी भी हैं वो सारी मेरु रज्जु के द्वारा कंट्रोल होती हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? तो प्रतिवर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन क्रिया के रूप में तुरंत एवं शीघ्र होती हैं। खासियत क्या है? ये कैसी होती हैं? तुरंत होती हैं और शीघ्र होती हैं। इनमें जो है सोचने समझने का समय नहीं रहता बीच में। तो ये तुरंत और शीघ्र होने वाली क्रियाएं हैं, और ये किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती हैं। हम कोई उद्दीपन ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार जब हम तुरंत रिएक्ट करते हैं तो उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कांटा चुभने पर पैर का तुरंत हट जाना, किसी गर्म चीज के छू जाने पर हमारे हाथ का तुरंत दूर हो जाना। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, इसका उत्तर लिखने में हमें बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सा अगर हम इसका संधि विक्षेप कर देते हैं, प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश की ओर अनुवर्तन, है ना, या प्रकाश की ओर मुड़ना, सीधा सीधा अर्थ है। तो इसकी परिभाषा आपको बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। हरे पेड़ पौधों के यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है।
यहाँ पर तने हैं, यहाँ पर क्या है, तने हैं, तने। हरे पेड़ पौधों के तने या किसी भाग के प्रकाश की ओर गति करने को क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे अगर आप एक बंद कमरे में खिड़की के पास कोई गमला रख देते हैं, तो उस गमले में लगा हुआ जो पौधा होता है वो खिड़की जहाँ से प्रकाश आ रहा है उस खिड़की की ओर वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये प्रकाशानुवर्तन के कारण हो रहा है। तो आप इसको इस तरह से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है जलानुवर्तन क्या है। तो जैसे हमने प्रकाशानुवर्तन को संधि विच्छेद करके समझा, ऐसे ही जलानुवर्तन को भी हम समझ सकते हैं। जलानुवर्तन क्या है, जल के प्रति अनुवर्तन, माने जलीय पौधों में जल उद्दीपन के कारण होने वाली जो गति होती है उसको अपन जलानुवर्तन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। वैसे तो आपका जो रासायनिक समन्वय वाला जो पार्ट है वो रिड्यूस हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, चूंकि ये पाचन तंत्र से संबंधित भी है, तो पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो ग्रंथियां और हार्मोन हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। भले ही रासायनिक समन्वय आपका रिड्यूस हो चुका है, फिर भी हम इनको अगर याद रख लेंगे तो हो सकता है अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। तो इन प्रश्नों को भी थोड़ा सा देख लें। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है गले में, हमारी जो श्वास नलिका के दोनों ओर लोब के रूप में जो पाई जाती है, उस थायराइड ग्रंथि का जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसको बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और भोजन में आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का गला जो है वो अनियमित रूप से फूला हुआ सा होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको ग्वाइटर हो गया होता है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं घेंघा रोग। तो घेंघा रोग क्यों होता है, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। और आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा प्रॉपरली ना तो बन पाता है और ना ही काम कर पाता है। तो उस थायरॉक्सिन हार्मोन की एक्टिविटी को बढ़ाए रखने के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो ग्वाइटर से बचने के लिए या ग्वाइटर रोग से बचाव के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अगर किसी भी चीज़ पर आपको टिप्पणी लिखने आती है तो आप उसका संक्षिप्त रूप में परिचय देके उसके कार्य लिख सकते हैं, या अगर 2 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है तो केवल उसका परिचय देके उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर या आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लेते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जो कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है। हमारा जो ये जो खोपड़ी होती है उसको हम कपाल बोलते हैं और इसकी गुहा में जो है मस्तिष्क सुरक्षित होता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय एवं संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है। और मस्तिष्क के कार्य क्या हैं, हम मस्तिष्क से क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में अलग से एक प्रश्न में हमने आपको उसके कार्य के बारे में सूचना दी है। अगला है मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संयोजी ऊतकों से बनी झिल्लियों से ढका होता है तथा कशेरुक दंड की गुहिका में सुरक्षित रहता है। आपने देखा होगा हमारे जो गले से लेकर हमारे पीछे के भाग में हमारी पीठ के बीचों बीच एक हड्डी होती है जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होता है, कशेरुक दंड होता है। और कशेरुक दंड में अंदर एक धागे नुमा संरचना होती है जो 3 झिल्लियों से ढकी हुई होती है, जिसे हम मेरुरज्जु कहते हैं। तथा यह क्या करता है, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को संचालित करता है और प्रतिवर्ती क्रियाओं पर कंट्रोल रखता है, नियंत्रण करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का। अभी हमने जो प्रतिवर्ती क्रियाएं देखी थी उनका कंट्रोल किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा होता है। तो हम यहाँ पर एक सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं कि जो काम हम सोच समझ के कर रहे हैं,
है ना। जैसे आपका पढ़ाई करना है, आपका दौड़ना है, किसी चीज़ को उठाना है, रखना है, ये जो हम सोच समझ के जो काम कर रहे हैं, वो सब किसके द्वारा हो रहे हैं? वो मस्तिष्क के द्वारा हो रहे हैं। और ऐसे कार्य जो अचानक हो रहे हैं, जैसे लाइट के ऑन करने पर आपकी आंखों का एकदम से बंद हो जाना, या कांटा चुभने पर आपके पैर का हट जाना, ये जो तुरंत होने वाली क्रियाएं हैं वो मेरुरज्जु के द्वारा संचालित हो रही हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मस्तिष्क के विभिन्न कार्य लिखिए। तो मस्तिष्क के कौन कौन से कार्य हैं? तो सबसे पहले तो बात आती है कि मस्तिष्क किस तरह के भागों में बटा हुआ है। तो मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा हुआ होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो यहाँ पर जो अग्र मस्तिष्क होता है वह भूख एवं प्यास से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अग्र मस्तिष्क का काम क्या है? भूख एवं प्यास से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रण करना है। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क मुख्य रूप से सुनने एवं देखने की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब हम जो कुछ भी सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं वो हमारे मध्य मस्तिष्क के अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स के कारण है। तीसरा है मस्तिष्क का मेडुला वाला जो भाग होता है वो रक्तदाब एवं वमन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेडुला वाला जो भाग होता है वो हमारे पीछे की ओर जो हमारे कान के पास वाला हिस्सा होता है वहाँ पे उपस्थित होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हमें मारना नहीं चाहिए। जैसे किसी छोटे बच्चे को अपने अपन पीछे से मार देते हैं, तो वो हमें वहाँ नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो पॉइंट है वो हमारे ब्लड प्रेशर से संबंधित होता है। अगर वो पॉइंट ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। और वमन क्रियाओं मतलब उल्टी आना, इससे इसको कंट्रोल करने का जो काम है वो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले भाग से होता है। इसके बाद आता है पश्च मस्तिष्क। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्या है? ये पश्च मस्तिष्क है। यहाँ पर क्या है? ये पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में स्थित जो अनुमस्तिष्क होता है वो शरीर की स्थिति एवं संतुलन को बनाए रखता है। ये प्रश्न 1 नंबर के प्रश्न में लास्ट ईयर पूछा गया था कि शरीर के संतुलन और स्थिति को बनाए रखने वाले मस्तिष्क के भाग का नाम लिखिए। तो मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क में जो अनुमस्तिष्क वाला भाग होता है वो शरीर की स्थिति एवं संतुलन को बनाए रखता है। इसको अपन याद रखेंगे। ठीक है। आगे जो हमारा प्रश्न है वो है, हार्मोन्स किसे कहते हैं? किन्हीं 4 मानव हार्मोन या मानव की जगह हम इसको जंतु हार्मोन भी कह सकते हैं, तथा 4 पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो जैसे कि हमने कहा कि रासायनिक समन्वय वैसे तो रिड्यूस हो गया है, लेकिन चूंकि कुछ हार्मोन्स जो हैं वो हमारे पाचन तंत्र से, हमारे आहार नाल से, हमारे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हैं, तो हमें उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो उसी को लेकर हमने इसको सॉर्ट आउट किया है। तो हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। अब हार्मोन्स को हम 2 भागों में कैटेगराइज करते हैं, जंतु हार्मोन और पादप हार्मोन। जंतुओं में थायरॉक्सिन हार्मोन, अभी हमने देखा कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती। थायरॉक्सिन बनने के लिए आयोडीन जरूरी होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कहाँ से निकल रहा है? वो निकल रहा है थायराइड ग्रंथि से। तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या काम करता है? यह कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है। दूसरा हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन हमारा जो अग्नाशय वाला भाग होता है, अग्नाशय के लैंगरहैंस के द्वीप समूह से इंसुलिन जो है वो स्रावित होता है और यह रक्त शर्करा का नियमन करता है। तीसरा हमारा जो हार्मोन है वो है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है और यह हृदय स्पंदन गति तथा शरीर के विभिन्न भागों में रक्त प्रवाह बढ़ाने का काम करता है। हृदय स्पंदन गति मतलब हमारी जो हार्ट बीट है वो, और विभिन्न प्रकार
के भागों में रक्त प्रवाह मतलब हमारा ब्लड प्रेशर, इसको कंट्रोल करने का काम एड्रीनलिन ही करता है। एड्रीनलिन को हम संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब कभी हमें संकट का सामना करना होता है या हमें नर्वसनेस फील होती है, तब ये एड्रीनलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है और हमें उस संकट में दुगनी ताकत देता है। मतलब जैसे आपको एकदम से अगर शेर दिख जाए तो आप भागने की कोशिश करते हैं, या कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो आप बहुत तेजी से भागते हैं, जितना आप कभी नहीं भागे होंगे उतनी तेजी से भागने लगते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन आपके अंदर ये काम करता है कि हार्ट बीट को बढ़ा देता है, आपकी कार्यशीलता को बढ़ा देता है। तो इसे हम संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। फिर अगला हमारा हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है वो हमारी मेल हार्मोन कहलाता है। यह जो नर होते हैं या नर मनुष्य होते हैं या जो मेल होते हैं उनमें वृषण से स्रावित होता है और नर हार्मोन कहलाता है तथा लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। तो 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है कि मुख्य नर हार्मोन कौन सा है, तो उसमें अपन लिख सकते हैं टेस्टोस्टेरॉन। अब बात करते हैं हम पादप हार्मोन की। पादप हार्मोन मतलब ये पादपों में स्रावित होने वाले हार्मोन हैं। मुख्य रूप से 4 पादप हार्मोन सभी जगह यूज होते हैं और इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। तो सबसे मुख्य जो पादप हार्मोन है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है? तो चाहे वो रूट की टिप हो, शीर्ष भाग हो रूट का, या फिर तने का शीर्ष भाग हो, दोनों ही शीर्ष भागों में या किसी भी पौधे के किसी भी शीर्ष भाग में ऑक्सिन पाया जाता है और यह शरीर मतलब पादप शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। पादप की जो वृद्धि होगी वो किसके कारण होगी? ऑक्सिन के कारण। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई पौधा जो है वो बढ़ रहा है और हम उसके ऊपरी हिस्से को अगर काट देते हैं तो उसके नीचे से शाखाएं निकलने लगती हैं। ये शीर्ष प्रमुखता कहलाती है और शीर्ष प्रमुखता जो है वो ऑक्सिन हार्मोन की एक्टिविटी के कारण, उसकी सक्रियता के कारण होती है। तो ऑक्सिन हार्मोन पादप की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पादप की केवल लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। अगर जिब्रेलिन की कमी हो जाती है तो पादप हमारा लंबाई में नहीं बढ़ता है, नीचे नीचे रहेगा लेकिन लंबाई में नहीं बढ़ेगा। तो जो बौने पौधे होते हैं उन पर हम जिब्रेलिन का छिड़काव करके उनकी लंबाई में वृद्धि कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन या साइटोकिनिन भी इसको लिखा जाता है। तो ये इसका काम क्या है? कोशिका विभाजन के समय ये कोशिकाओं के विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। जब सेल डिवाइड हो रही होती हैं तब वहाँ पर साइटोकाइनिन हार्मोन कार्य करता है। चौथा हमारा हार्मोन है एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक हार्मोन को वृद्धि निरोधक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि एब्सिसिक हार्मोन जहाँ कहीं पर प्रोड्यूस होता है तो उसकी वृद्धि वहीं पर रुक जाती है। जब आपने देखा होगा कि पौधे जो हैं वो पतझड़ में अपने पत्तों को झड़ा देते हैं, तो वो पत्तों के झड़ने का जो काम है वो कैसे होता है? पत्तियों का जो डेंटल होता है उस डेंटल वाले भाग में एब्सिसिक हार्मोन बनने लगता है जो उसकी वृद्धि को, उसके पोषण को रोक देता है और पत्तियां जो हैं वो झड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वृद्धि रुक जाती है। इसीलिए एब्सिसिक हार्मोन को हम संदमक हार्मोन भी कहते हैं। तो आप इसको याद रखें कि संदमक हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक हार्मोन है। ठीक है। अब इसके बाद इस चैप्टर से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो आपके 1 नंबर के प्रश्नों को कवर करने में आपकी सहायता करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक का नाम बताइए। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी 2 ऊतक हैं। पहला है तंत्रिका ऊतक और दूसरा है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक में हमारी पेशियां, हमारे मसल्स आती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले की कक्षाओं में, हमारे शरीर में 3 तरह की मसल्स होती हैं, 3 तरह की पेशियां होती हैं, रेखित, अरेखित और हृदय।
हृदयक पेशियाँ, है ना? तो वो भी हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कराने में सहायता करती हैं। तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं? ये प्रश्न आपका 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि तंत्रिका तंत्र किन किन भागों से मिलकर बना हुआ है। तो तंत्रिका तंत्र को अगर हम कैटेगराइज करें तो हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और नंबर 3 होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब अगर हम इसमें और कैटेगराइज करें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जो कि हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घटक क्या है, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो किन चीजों से मिलकर बना है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे बना होगा? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो अन्य तंत्रिकाएं जुड़ी हुई हैं, अन्य जो शाखाएं जुड़ी हुई हैं, वो परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वो तंत्र होता है जिस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। ये सारी जो अनैच्छिक क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, वो सारी अनैच्छिक क्रियाएं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा संपन्न होती है। अगला हमारा जो प्रश्न है, मनुष्य के संवेदांगों के नाम लिखिए। संवेदांग मतलब संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले अंग। तो संवेदांग क्या कहलाएंगे? मनुष्य में जो संवेदनाएं होती हैं, उन संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य जो अंग कर रहे हैं, वो संवेदांग कहलाएंगे। तो हमारे शरीर में 5 संवेदांग होते हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इसमें सबसे ज़्यादा जो कार्य करने वाला संवेदांग है वो है त्वचा। त्वचा के द्वारा, चूंकि त्वचा जो है हमारे पूरे शरीर पर पाई जाती है, तो त्वचा एक मुख्य संवेदांग है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण हम पहले देख चुके हैं, मेरुरज्जु के द्वारा होता है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का खाली स्थान क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हमने जब तंत्रिका कोशिका का चित्र देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा जो है वो कई शाखाओं में बटा हुआ सा है। वहां पर दूसरी तंत्रिका कोशिका का आके जुड़ता है, तो उनके बीच में छोटा सा गैप रह जाता है। वो गैप स्नेप्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है? स्नेप्स कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है, जिसका चित्र आपने पहले इस वीडियो के दौरान देखा था। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने सारा कंटेंट इकट्ठा करने की कोशिश की है। चूँकि रासायनिक समन्वय आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, इसलिए हार्मोन्स को ज़्यादा नहीं लिया है। बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर्स में आते रहे हैं, तो आप इन प्रश्नों की तैयारी करिए और इस चैप्टर को तैयार करिए। थैंक यू।